सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, अजीज परम श्रद्धे के बिंदु मार्गदर्शक के रूप में विराजमान अभिभावक गण महोदय, बाल साधना विद्यालय परिवार के साथ जुड़े हुए भावना के रूप में, स्नेह के रूप में और एक सुव्यवस्थित टीम के रूप में इसका सहयोग करने वाले सभी प्रबुद्ध बुद्धिजीवी बंधुओं, बाल साधना की इस ऑनलाइन क्लास में मैं अनिल कुमार खेदड़ मेरे संस्था प्रधान की ओर से, संस्था निर्देशक महोदय की ओर से और मेरी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक टीम साथियों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं और यही उम्मीद करता हूं कि आपका परिवार सुरक्षित रहे, आप सुरक्षित रहें और आप यूं ही मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें। आज 27 जून 2020 का जो हमारा टॉपिक है वो भारत के संविधान का टॉपिक है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। ये दो टॉपिक हमें आज के इस मुख्य अध्याय में, इस मुख्य बिंदु में हमें पढ़ने को मिलेंगे, जिस पर हमें बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाना और आपको समझाना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74, 75 और 78 में मंत्री परिषद का उल्लेख दिया गया है। भारत के संविधान में एक पद होगा और उस पद का नाम क्या होगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री भारत के संविधान की वास्तविक कार्यपालिका है। आप इसको कार्यपालिका के साथ कह सकते हैं आधारभूत स्तंभ। तो आप एक बात कहोगे कि भारतीय प्रधानमंत्री कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति है, वास्तविक कार्यपालिका है, भारतीय संविधान का आधारभूत स्तंभ है। और एक बात यहाँ पर उल्लेखित की जाती है कि भारत का प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद भारतीय शासन की क्या है? धुरी है, शासन की कड़ी है, शासन की व्यवस्था है। भारत के प्रधानमंत्री को कहा जाता है, प्रधानमंत्री की वही स्थिति है जो नक्षत्रों में चंद्रमा की है। नक्षत्रों में क्या है? चंद्रमा की है। कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत का प्रधानमंत्री भारतीय शासन सत्ता का सर्वोच्च स्रोत है और बाकी शक्तियां उसके चारों ओर घूमती हैं या उसके चारों ओर विकसित होती है। ऐसी कुछ भारतीय प्रधानमंत्री की स्थिति है भारत के संविधान में। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है और उस अनुच्छेद का नाम है 74। 74 के अनुच्छेद में राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति में सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। यानी इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां, कौन सी शक्तियां हैं? कार्यपालिका शक्ति में सहायता के लिए, परामर्श के लिए, सहयोग के लिए एक मंत्री परिषद होगी। सहायता के लिए, सहयोग के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसके लिए मंत्री परिषद होगी। और उस मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, भारत का पीएम होगा। भारत का प्रधानमंत्री जो है वो उसका सर्वोच्च अध्यक्ष होगा। एक बात यहां पर आती है कि भारत में प्रधानमंत्री का पद और ये सारी चीजें जो आती हैं वो 74 के अनुच्छेद में आती है, लेकिन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 जो है, उस अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के प्राप्त नेता, क्योंकि ये लोकप्रिय सदन है, निमन सदन है, जनता का सदन है, प्रत्यक्ष सदन है, अस्थायी सदन है, तो राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, प्रधानमंत्री की पदवी के रूप में उसको आसीन कर दिया जाता है।
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री द्वारा दी गई सूची के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति के लिए बाध्य होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पीएम प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई सूची के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति के लिए बाध्य होता है। मैंने एक शब्द ऊपर भी बताया था कि प्रधानमंत्री की स्थिति वही है जो नक्षत्र के अंतर्गत चंद्रमा की है, प्रशासन की वास्तविक धुरी है, प्रशासन की वास्तविक कार्यपालिका है। इसलिए कहा जाता है कि 75 के अनुच्छेद में राष्ट्रपति लोकसभा का जो भी बहुमत दल प्राप्त नेता होता है उससे पहले प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, फिर प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों की सूची देता है और उस सूची के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को उन मंत्रियों की नियुक्ति करनी होती है और उनकी नियुक्ति करने के लिए वो क्या होता है, बाध्य होता है, या उनकी नियुक्ति के लिए उस पर बाध्यता दर्ज की जाती है। प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल लोकसभा पर तथा मंत्री का कार्यकाल राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। ये मंत्रिपरिषद है, इसका कार्यकाल लोकसभा पर निर्भर करता है। जब तक लोकसभा चलती है, लोकसभा भंग हो जाती है तो ये भी भंग हो जाती है, लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक मंत्री, सिर्फ मंत्री का कार्यकाल है वो राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। या तो मंत्री उससे त्यागपत्र भी दे सकता है, लेकिन विषम परिस्थिति में प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति उसे बर्खास्त भी कर सकता है। इसलिए एक मंत्री के लिए मंत्री का कार्यकाल राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, जबकि पूरी मंत्रिपरिषद का कार्यकाल जो है वो प्रधानमंत्री पर परामर्श करता है। लोकसभा मंत्रिपरिषद के अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से पदमुक्त की जा सकती है। यानी लोकसभा मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव, जिसको आप महाभियोग कह सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा सकती है, द्वारा क्या कर सकती है? हटा सकती है। तो लोकसभा मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से मुक्त कर सकती है, हटा सकती है, उसे परिवर्तन कर सकती है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो नोटेड बिंदु है, जो सोचने लायक बिंदु है, जिस बिंदु पर आपको गहनता से विचार करना है, वो बिंदु ये है, यदि एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए, ध्यान से सुनो मेरे सभी बच्चों, मेरे से जुड़े हुए छात्रों, ये चीजें जीवन में बहुत काम आएंगी आपके। मैं धीरे धीरे आपको बोलते कि आपके तक पहुंचा रहा हूं कि ध्यान से सुनो, यदि एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास पारित कर दिया जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। जैसे राजस्थान की मंत्रिपरिषद में 24 मंत्री और 1 सीएम है। अगर इन 24 मंत्रियों में से एक भी मंत्री के विरुद्ध राजस्थान की विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो ये जो 24 मंत्री हैं, इन सभी को अपने पद से क्या देना होगा? त्यागपत्र देना होगा। एक हटने के पीछे सभी हटेंगे। इसलिए कहा जाता है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपसे एक बात पूछी जाती है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, कौन से रूप से? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात आती है, लोकसभा मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन अगर एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आता है तो सभी को अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। इसलिए यहाँ पर एक कहावत बड़ी चरित्रवान लगती है कि भारत की मंत्रिपरिषद का एक साथ डूबना और एक साथ तैरना, एक साथ डूबना और एक साथ तैरना। भारतीय मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है
और व्यक्तिगत रूप से वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? व्यक्तिगत रूप से वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, या व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उनका निर्माण जो किया जाता है उससे नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होने के नाते इनकी बैठक बुलाता है, उनकी अध्यक्षता करता है, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है कि भारत के प्रधानमंत्री के क्या क्या कार्य हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री के कार्य मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। अब आपको एक यहाँ पर शब्द लिखना पड़ेगा, एक बिंदु बनाना पड़ेगा, और उस बिंदु का नाम होगा भारत के प्रधानमंत्री के कार्य। तो आपको यहाँ से एक शब्द लिखना पड़ेगा, प्रधानमंत्री के कार्य, कि भारत के प्रधानमंत्री के क्या कार्य। पहला देखिए, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। तो आप प्रधानमंत्री को मैं शॉर्ट रूप से लिख रहा हूँ पीएम। पीएम जो है वो किसका अध्यक्ष होता है? मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। कि क्या होता है भाई? वो मंत्रिपरिषद का जो है वो अध्यक्ष होता है। तो पहले नंबर पर आप देखिए, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। अब मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री है। अब प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अगर अध्यक्ष है तो इस मंत्रिपरिषद की बैठक कौन बुलाएगा? तो बैठक बुलाने का अधिकार भी प्रधानमंत्री को है। इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इनकी अध्यक्षता भी कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। इन मंत्रियों में विभागों का बंटवारा कौन करेगा? तो विभागों का बंटवारा भी कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। बंटवारा करने के बाद अगर किसी विभाग में परिवर्तन करना है तो परिवर्तन भी कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। तो विभागों में परिवर्तन कौन करेगा? प्रधानमंत्री। विभागों का बंटवारा कौन करेगा? प्रधानमंत्री। विभागों की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री। बैठक कौन बुलाएगा? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री जो है वो इस मंत्रिपरिषद का नेता अध्यक्ष है, और लोकसभा का क्या होता है? ये नेता होता है। ये पहला कार्य किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है। अब दूसरी स्टेप देखिए, दूसरा कार्य, प्रधानमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। किसका अध्यक्ष होता है? नीति। देश की जो योजनाएं बनती हैं और वो योजनाओं का निर्माण जो किया जाता है, उन संपूर्ण योजनाओं को आप नीति आयोग के नाम से लागू करते हैं। पहले इसका नाम योजना आयोग था, तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। तो कितनों का अध्यक्ष होता है वो देखिए, एक तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, बात नंबर एक। दूसरे नंबर पर क्या अध्यक्ष होता है वो? तो दूसरे नंबर का अध्यक्ष वो होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। तीसरे नंबर पर अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। और चौथे पर सुरक्षा परिषद जो होती है उसका अध्यक्ष होता है। तो भारतीय प्रधानमंत्री का दूसरा कार्य है, वो नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, वो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, वो अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, वो सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। ये सारे कार्य उसके द्वारा किए जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा उनका कार्य निर्धारित किया जाता है। मंत्रिपरिषद के इन कार्यों के अलावा भारत का जो प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन यानी सभापतित्व करना, बैठक बुलाना, उन पर विचार करना, एजेंडों पर सूची करना, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करना, परिवर्तन करना, मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, ये सारी चीजें मैंने बता दी। वह लोकसभा का नेता होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तीसरे वो किसके रूप में कार्य करता है? मैंने अभी भी बताया था, लोकसभा के नेता के रूप में कार्य करता है, क्योंकि भारत के संविधान में वो लोकसभा जो लोकप्रिय सदन है उसके बहुमत दल का नेता होता है। तो लोकसभा के नेता के रूप में अपने वो जो कार्य है उनको निर्वचित करता है, संचालित करता है। ये सारी चीजें जो प्रधानमंत्री है वार्षिक बजट सहित सभी सरकारी विधेयक उसके निर्देशानुसार तैयार किए जाते हैं। आपके बच्चों एक दिमाग में आता है कि सर सरकारी विधेयक क्या होता है? वह विधेयक जो मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं वो सारे सरकारी विधेयक होते हैं, और बाकी किसी भी सदस्य द्वारा कोई विधेयक लाए जाते हैं वो गैर सरकारी विधेयक के रूप में होते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के बीच में संबंध बनाने का कार्य भी प्रधानमंत्री करता है। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है और अनुच्छेद का नाम है 78। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा? 78। 78 के अनुच्छेद में राष्ट्रपति, एक तरफ तो राष्ट्रपति है, एक तरफ कौन है? मंत्रिपरिषद है।
तो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य की जो कड़ी है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य की कड़ी है, वो मध्य की कड़ी कौन है? यानी राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य की कड़ी कौन है? तो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य की जो कड़ी है, वो मध्य की कड़ी है, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इन दोनों के मध्य की स्थिति का जो निर्वचित किया जाता है, जो संचालन किया जाता है, वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। फिर विभिन्न पदों को प्रदान करने का कार्य भी कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। जो विभिन्न पद है, उन पदों में जैसे कौन से? देखो, संविधान द्वारा राष्ट्रपति जिन उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, व्यवहार में उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। देखो, अभी आपने पढ़ा कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, महानियंत्रक लेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, जितने भी आयोग है उनकी अध्यक्षता नियुक्ति करता है। लेकिन जो विभिन्न पद है उनकी नियुक्ति जो है वो नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। लेकिन उनकी व्यवहारिक नियुक्ति कौन करता है? अगर आपको यहाँ पर एक शब्द पूछ लिया जाए व्यवहारिक नियुक्ति करता है, तो व्यवहारिक नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करती है। कौन करती है? प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। तो व्यवहारिक नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा की जाएगी, और औपचारिक नियुक्ति उसके द्वारा जो की जाएगी, वो औपचारिक नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? वो औपचारिक नियुक्ति की जाएगी वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो विभिन्न जो पद है उन पदों का बंटवारा भी किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां हैं, उन शक्तियों में एक बात बताई जाती है कि मंत्रिपरिषद यानी 74 का जो अनुच्छेद है उसमें अभी मैंने बताया कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श से, यानी कि मंत्री का परिषद का निर्माण करता है, उन्हें शपथ दिलाता है, उनकी नियुक्ति करता है। तो ये सारी बातें जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में दी गई है। 75 में वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, फिर प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए मंत्रियों का चयन करता है, जिन जिनको प्रधानमंत्री ये बताता है कि आपको ये मंत्री नियुक्त करने, इस मंत्री को ये विभाग देना है। तो वो कार्य भी किसका है? प्रधानमंत्री का। एक तो प्रधानमंत्री क्या होता है? मंत्रिपरिषद होती है, उस मंत्रिपरिषद में मंत्रियों का चयन करता है। लोकसभा और राज्यसभा से कौन कौन से मंत्री होंगे उनका चयन करेगा। चयन के बाद में वो उसको क्या देगा? विभाग देगा। विभाग के बाद में उसकी क्या, विभाग देने के बाद में उसमें अगर भविष्य में वो उसमें परिवर्तन भी करे तो परिवर्तन करने का, विभाग देने का सारा अधिकार प्रधानमंत्री है। हाँ, ये बात जरूर कही जाती है कि इनको जो अगर औपचारिक रूप से अगर बात की जाए तो औपचारिक स्वीकृति जो दी जाती है वो औपचारिक स्वीकृति किसके द्वारा दी जाती है? भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा इनको औपचारिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। मंत्रियों में अलग अलग विभाग बांट दिए जाते हैं। मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यता, मंत्रिपरिषद के सदस्य बनने के लिए कानूनी दृष्टि से याद है वो संसद के किसी सदन का सदस्य हो। अगर कोई ऐसा मंत्री जो संसद का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंतर्गत उसे उस मंत्रिपरिषद की क्या लेनी पड़ेगी? स्वीकृति लेनी पड़ेगी। और वो जब स्वीकृति लेगा तो ही वो उसके आधार पर क्या कर सकता है? आगे रह सकता है। यानी मंत्रिपरिषद का जो सदस्य होगा उस मंत्रिपरिषद के सदस्य की क्या योग्यता होनी चाहिए? उसकी योग्यता ये होनी चाहिए कि वो या संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। तो संसद के 2 सदन है, एक सदन का नाम है लोकसभा और दूसरे सदन का नाम क्या है? राज्यसभा। तो यानी संसद के लोकसभा या राज्यसभा में किसी एक सदन का क्या होना चाहिए? सदस्य होना चाहिए। या तो वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या वो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। एक बात ये उनकी, अगर मान लो कोई ऐसा मंत्री बना दिया जो न तो उस समय लोकसभा का सदस्य और न ही उस समय राज्यसभा का सदस्य, तो उसको 6 माह में क्या लेनी होगी? 6 माह में या तो लोकसभा की राज्य सदस्यता लेनी होगी या राज्यसभा की सदस्यता लेनी होगी। इन दोनों की सदस्यता अगर वो ले लेता है तो वो मंत्री बन जाता है। अगर दोनों की सदस्यता नहीं लेता तो वो उस 6 माह बाद में स्वतः ही अपने पद से हटा दिया जाएगा। ये बात आपको उसके रूप में याद रखनी पड़ेगी। एक चीज और देखिए, और वो चीज क्या आती है? वो चीज ये आती है कि भारत के संविधान के मुताबिक यानी जो मंत्रियों के जो वेतन भत्ते हैं
वो 3 रूप से इनको इनके अलग अलग पदों के हिसाब से इनके वेतन भत्ते तय किए जाते हैं। और देखो वो कैसे इनके वेतन भत्ते तय किए जाते हैं। देखो मंत्री परिषद में 3 तरीके के मंत्री होते हैं। पहले कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर उपमंत्री, फिर संसदीय सचिव। तो कितने तरीके के होंगे? 3 तरीके के। प्रथम दृष्टा जो मंत्री होंगे वो कौन से होंगे? तो उसके अंतर्गत आप लिखोगे कैबिनेट मंत्री। ये प्रथम दर्जे के मंत्री होते हैं। और कैबिनेट प्लस पीएम अगर एक साथ मिलते हैं तो इस शब्द का प्रयोग हो जाता है मंत्री मंडल के रूप में। किसके रूप में हो जाता है? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग 44वें संवैधानिक संशोधन से 352 में जोड़ा गया था। 1978 में हुआ था 44वां संवैधानिक संशोधन। और 1978 में जब 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ तो 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के मुताबिक जो मंत्रिमंडल है उस मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग 352 में किया गया। तो पहले दर्जे के मंत्री होंगे वो कैबिनेट मंत्री होंगे, दूसरे दर्जे के मंत्री होंगे वो राज्य मंत्री होंगे। राज्य मंत्री में भी 2 बात, एक तो होता है स्वतंत्र प्रभार और एक राज्य मंत्री होता है। तो राज्य मंत्री क्या होता है? कैबिनेट मंत्री जो होता है उसके सहयोग करने वाला होता है, उसकी एक निकाय के रूप में कार्य करता है। लेकिन जहां स्वतंत्र प्रभार का नाम उसके साथ जोड़ दिया जाता है तो उस स्वतंत्र प्रभार का मतलब ये होता है कि जो विभाग उसको दिया गया उसमें वो स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकारी है। लेकिन एक बात आती है कि इस मंत्री परिषद की सदस्य संख्या कितनी होगी, कितने मंत्री बन सकते हैं? तो पहले तो देखो कितने भी बन सकते थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि विभागों में तोड़फोड़ हो गई। जो छोटे विभाग थे उनके, बड़े विभाग थे उनके कई टुकड़े कर दिए, छोटों में भी 2-2 मंत्री बना दिए गए। तो 91वां संवैधानिक संशोधन हुआ। कौन सा संवैधानिक संशोधन हुआ? 91वां संवैधानिक संशोधन हुआ। और 91वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? 2003 में। तो 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 के तहत केंद्रीय मंत्री परिषद का आकार निश्चित कर दिया गया। किसका आकार निश्चित? केंद्रीय व राज्य मंत्री परिषद दोनों का। यानी केंद्रीय मंत्री परिषद हो चाहे एक राज्य की मंत्री परिषद हो, उसका आकार निश्चित कर दिया गया, उसका जो एक निश्चित विवरण दे दिया गया। तो 2003 के अनुसार केंद्रीय जो मंत्री परिषद है उसका आकार क्या किया गया? लोकसभा के 15%। कितने हो सकते हैं अधिकतम मंत्री? लोकसभा के 15% हो सकते हैं। अब अगर एक उदाहरण ले लो यार, लोकसभा के 545 सदस्य, अब 545 का 15% निकाल लो, 100 का 15% 15 होता है, तो 500 का 15% हो गया, जो है वो 5 से गुणा कर दो, 15 को 75, और 45 को का 15% निकालते हो तो आपके 50 के निकालते हो तो 7.5 होते हैं, 7 हो गए। तो अधिकतम मंत्री कितने होंगे? 15, 75 प्लस 7 बराबर कितने होंगे? 82 मंत्री अधिकतम हो सकते हैं केंद्रीय मंत्री परिषद में। पहले वो चाहते जितने हो सकते थे, लेकिन 2003 के मुताबिक अब उनके अंतर्गत परिवर्तन कर दिया गया कि भाई इससे ज्यादा मंत्री परिषद में सदस्य नहीं हो सकते, ये बात वहां पर कह दी गई थी। तो ये एक यहाँ पर क्या, लेकिन न्यूनतम सदस्य संख्या का निर्धारण केंद्र में नहीं है भाई। केंद्र में तो क्या न्यूनतम तो कितने भी हो सकते हैं, न्यूनतम का निर्धारण नहीं है। लेकिन एक राज्य की मंत्री परिषद में अधिकतम तो होंगे 15% और न्यूनतम होंगे 12। न्यूनतम कितने होंगे? 12 मंत्री न्यूनतम होंगे, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों के अंतर्गत न्यूनतम कोटा 15 भी पूरा नहीं होता है, क्योंकि कुछ ऐसी विधानसभाएं हैं जैसे सिक्किम की विधानसभा है, दिल्ली की विधानसभा में 17 एमएलए है, तो इनका तो एक न्यूनतम रखा जाए, 15% निकाला तो नगण्य स्थिति पर चले जाते हैं, तो इनके लिए 12 सदस्यों का निर्धारण किया गया। मंत्री तथा राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। मंत्री परिषद का कार्यकाल लोकसभा की बहुमत प्राप्ति पर बना रहता है। जितने दिन उसके पास लोकसभा का बहुमत होता है तब तक वो यानी कि मंत्री परिषद अपने पद पर बनी रहती है। जिस दिन केंद्र में लोकसभा बहुमत खो देती है और राज्य में विधानसभा में बहुमत खो देते हो, तो राज्य मंत्री परिषद विधानसभा के बहुमत खोने पर और लोकसभा केंद्रीय लोकसभा के बहुमत खोने पर अपने पद से उनको क्या देना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है या उनको हटना पड़ता है। फिर एक बात आती है कि मंत्रिमंडल के पास क्या क्या शक्तियां मौजूद है, कि भारत की जो मंत्रिमंडल है उसके पास कौन सी शक्तियां मौजूद है, भारत की मंत्रिमंडल कौन सी शक्तियों के आधार पर आगे कार्य करती है, किस तरीके से वो आगे बढ़ती है। तो भारतीय मंत्री परिषद जो है
उसे भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय कहते हैं। यानी भारतीय मंत्री परिषद जो है, उस मंत्री परिषद को भारतीय शासन व्यवस्था का क्या कहते हैं, हृदय कहा जाता है, या शासन व्यवस्था के हृदय के नाम से हम उसको जानते हैं। तो भारतीय मंत्री परिषद पे अब हम अगली चीजें आपको बताएं कि भारत की मंत्री परिषद शासन व्यवस्था की क्या कहलाती है, हृदय कहलाती है। तो अब हमारा जो टॉपिक होगा वो ये होगा मंत्री परिषद की शक्तियां। तो मंत्री परिषद को भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हृदय कहा जाता है। तो मंत्री परिषद को भारतीय शासन व्यवस्था जो है, उस भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय कहा जाता है। राष्ट्रीय नीति का निर्धारण मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। यानी राष्ट्रीय जितने भी कानून निर्माण करना, एक तो कानून निर्माण कौन करती है, मंत्री परिषद करती है। राष्ट्रीय नीति का निर्धारण, कैसी नीति होगी, तो नीति का निर्धारण जो है वो भी किसके द्वारा किया जाता है, मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल एक निश्चित आंतरिक क्षेत्र में विभिन्न विभागों, एक दूसरे देशों के साथ कैसे उसके संबंध होंगे, किस प्रकार के कानून निर्माण किए जाएंगे, इन सारे अधिकार किसके पास होते हैं, मंत्री परिषद के होते हैं। राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण होता है, वो किसका होता है, मंत्री परिषद का। राष्ट्रीय सर्वोच्च कार्यपालिका पर नियंत्रण राष्ट्रपति का होता है। किसका होता है, राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रीय सर्वोच्च कार्यपालिका पर नियंत्रण राष्ट्रपति का होता है, उस पे राष्ट्रपति रखता है। लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो देश की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में, लेकिन व्यवहारिक रूप से एक देश की मंत्रिमंडल उस राष्ट्रपति से लेकर संपूर्ण जो कार्यपालिका है, उस संपूर्ण कार्यपालिका पर निगरानी रखने का कार्य, नियंत्रण रखने का कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है, या उस कार्य का निर्वहन मंत्रिमंडल की जाती है। वित्तीय कार्य, देश का बजट प्रस्तुत करना, देश की आय और व्यय का ब्यौरा रखना। वित्तीय कार्यों में क्या होता है, बजट, राजस्व, आय का लेखा जोखा, आय का लेखा जोखा। तो आय का जो लेखा जोखा है, बजट प्रस्तुत करना है, राजस्व प्रस्तुत करना है, ये सारे धन विधेयक, वित्त विधेयक, ये मंत्री परिषद द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि इन पर सर्वोच्च अधिकार मंत्री परिषद का होता है। विदेशिक संबंधों का संचालन, भारत की विदेशिक संबंधों का संचालन मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। युद्ध शांति संबंधी घोषणाएं उसके द्वारा की जाती है। अगर युद्ध होता है, कोई भी शांति होती है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उसने निर्णय लेने के बाद जो पाकिस्तान को धूल चटाई थी, तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मामले, विदेश संबंधी मामले, संधि संबंधी मामले, शांति व्यवस्था संबंधित मामले, इन सारों का कार्य संचालन जो करती है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद करती है। हम मानते हैं कि देश के शासन का संचालन एक देश के प्रधानमंत्री के नाम से होता है, राष्ट्रपति के नाम से होता है, लेकिन उसमें उतनी भूमिका कार्य करने में किसकी होता है, वो प्रधानमंत्रिमंडल की होती है। फिर नियुक्तियों संबंधित कार्य, संविधान द्वारा राष्ट्रपति को जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, व्यवहार में उन पदाधिकारियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से की जाती है। चाहे किसी भी क्षेत्र विशेष में प्रधानमंत्री के द्वारा वो नियुक्ति की जाए या राष्ट्रपति करे, लेकिन प्रधानमंत्री भी मंत्री परिषद के परामर्श से आगे बढ़ रहा है, उसके समझ से आगे बढ़ रहा है, उनके सहयोग से आगे बढ़ रहा है। तो हर कार्य जो प्रधानमंत्री जो कर रहा है, वो प्रधानमंत्री कार्य किसके परामर्श से कर रहा है, मंत्री परिषद के परामर्श से। और मंत्री और प्रधानमंत्री मिलकर राष्ट्रपति के माध्यम से उन कार्यों का संचालन करते हैं। तो देश की किसी भी प्रकार की जो नियुक्ति है, उस नियुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो किसकी होती है, भारत के राष्ट्रपति की होती है। लेकिन उसके पीछे वास्तविक रूप से कार्य करने की जो क्षमता होती है वो किसकी होती है, प्रधानमंत्री की होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे देश के कार्यों का संचालन मूल रूप से जो किया जाता है वो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। तो ये सारे तथ्य आपको ध्यान रखने, तो आपका दूसरा तथ्य पूरा हो गया, देश का प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। अब हम सारे बच्चों से एक बात कहना चाहेंगे कि आज की जो
हमारी क्लास थी जो 27 जून की जो हमारी क्लास थी, उस 27 जून की क्लास में हमने प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में पढ़ा। इनमें भी 2-4 प्रश्न ऐसे हैं, जैसे सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, विभागों का बंटवारा है, नियुक्ति संबंधी अधिकार है। इन पर थोड़ा सा गौर से विशेष लिखोगे। सारे बच्चों से मैं कहूँगा कि ये थोड़ी वैश्विक महामारी चल रही है, थोड़ा परिवार का ध्यान रखना, बूढ़े दादा दादी का ध्यान रखना, परिवार को थोड़ा संभाल के रखना। अब हम थोड़े समय के बाद जो शिक्षा मंत्री जी ने जो आदेश दिया है उसके मुताबिक हम जुड़ेंगे, ऑफलाइन क्लास में स्कूल में आएंगे एक बार बड़े जोश के साथ। तब तक आप इन सभी बिंदुओं को तैयार करो। मैं अनिल कुमार आपका गुरुजी, अब इस चीज से मैं आपसे विदा चाहता हूँ। कल एक बार नए अंदाज के साथ हम फिर मिलेंगे 28 जून की क्लास में, जिसका मुख्य टॉपिक होगा भारत की न्यायपालिका। जय हिंद, जय भारत।